दोस्तों, एक देश एक परीक्षा योजना के तहत मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है और उसके तहत मोदी कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो एग्जाम होंगे उनके लिए सभी के लिए एक एजेंसी का गठन किया गया है और वो एजेंसी है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए। ये एनआरए का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है वो एसएससी, रेलवे और बैंक से संबंधित जो भी एग्जाम है उनकी एग्जाम लेगी और वो जो एग्जाम है उसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। ये जो एग्जाम ये लेगी। एनआरए के द्वारा एसएससी के जितने एग्जाम होंगे उसके अंतर्गत ग्रुप बी और सी के गैर तकनीकी श्रेणी के एग्जाम ये लेंगे और उसके बाद तहत आरआरबी रेलवे के एग्जाम और आईबीपीएस यानी बैंक से संबंधित एग्जाम ये लेगी। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों कि जो भी गैर तकनीकी श्रेणी के जो भी ग्रुप बी और सी के एग्जाम है वो एजेंसी लेगी और एक बार अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हो या उसमें एक सामान्य प्रक्रिया होगी जिसकी तहत आप कितने प्रतिशत लेके आते हो उसके आधार पर इसके द्वारा चयन किया जाएगा। ये प्रारंभिक परीक्षा है और उसके बाद में जैसे एसएससी पहले प्री होता था, मेन होता था, तो अब प्री के अंतर्गत ये आ जाएगी और मेन है वो एसएससी का पहले वाला डिपार्टमेंट लेगा। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार के एग्जाम होंगे। एक 10th लेवल के होंगे जिसके अंतर्गत स्नातकीय बच्चा भी 10th लेवल का एग्जाम दे सकता है, 12th वाला भी और 10th वाला, यानी 10th लेवल की जो भी वैकेंसी आएगी उनमें ये तीनों ही एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा जो 12th लेवल का एग्जाम है वो स्नातक वाला भी दे सकता है और 12th वाला भी वो एग्जाम दे सकता है। और स्नातक वाला है वो तीनों ही स्तर के एग्जाम देगा और उसके पास ये तीनों ही सर्टिफिकेट होंगे। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि ये लागू कब से होगा, तो ये सन 2021 से अगले साल से लागू होगा क्योंकि अभी रेलवे की वैकेंसी आई है लेकिन उसका एग्जाम नहीं करवाया गया। उसका प्रमुख कारण है एग्जाम नहीं करवाने का कि अब वो एग्जाम है वो एनआरए करवाएगा और एग्जाम कौन सा होगा, सीईटी एग्जाम होगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि एग्जाम वर्ष में कितनी बार होगा, तो ये एग्जाम वर्ष में 2 बार होगा, यानी प्रत्येक वर्ष 2 बार होगा। अगर कोई 10th लेवल का स्टूडेंट है तो वो 10th लेवल का एग्जाम वो वर्ष में 2 बार दे देगा। 12th लेवल का है तो वो 10th लेवल का भी देगा और 12th लेवल वाला भी देगा और स्नातक वाला है वो ये तीनों ही एग्जाम देगा, यानी वो वर्ष में 6 एग्जाम दे सकता है। उसके बाद में दोस्तों ये कौन कौन सी भाषा में होगा, तो पहले जो ये एग्जाम होते थे वो हिंदी और इंग्लिश में होते थे, जबकि अब है वो देश की 8 अनुसूची में शामिल 12 भाषाओं में एग्जाम हो लिया जाएगा। जबकि आने वाले समय में है वो जो 8 अनुसूची की सभी भाषाओं में एग्जाम लिया जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम होगा ये, और इसमें एक पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा जिसके तहत इसमें आवेदन किया जाएगा और उसमें एग्जाम पैटर्न भी दिया जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें स्कोर क्या होगा। जैसे किसी छात्र ने एक बार कोई एग्जाम दिया उसमें उसके बने हैं 60%, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है और अब दूसरी बार उसने अगला एग्जाम और दिया जिसमें उसके बने 50% और एक बार उसके बने हैं 70%, तो उसका कौन सा स्कोर माना जाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है वो माना जाएगा। फिर उसने अगला एग्जाम दिया और उसके बने हैं 65%, तो इसमें कौन सा इसका स्कोर माना जाएगा, तो इसके अंतर्गत उसका जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो उसका माना जाएगा, यानी उसका सर्वोत्तम परिणाम है वो उसका स्कोर माना जाएगा। अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि ये जो एग्जाम है वो वर्ष में 2 बार होगा, 10th लेवल वालों के लिए, स्नातक वालों के लिए और 12th वालों के लिए। उसके बाद में इसकी एक बार अगर किसी को अगर कोई सर्टिफिकेट मिल गया तो कब तक मान्य होगा, तो वो अगले 3 वर्ष तक वो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें अधिकतम कितने चांस मिल सकते हैं, तो इसमें दोस्तों अधिकतम कितने चांस ले सकता है, जब तक उस विद्यार्थी की एज नहीं होती है अधिकतम तब तक वो कितनी बार वो एग्जाम दे सकता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि उसकी अधिकतम एज का क्या प्रावधान किया गया, तो अधिकतम एज है वो जैसे एसएससी की जो पहले एज थी वही रहेगी, रेलवे की भी वही रहेगी, आईबीपीएस की वही रहेगी, लेकिन एससी, एसटी व ओबीसी को नियमानुसार उसमें छूट दी जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें देश के अंदर लगभग सभी जो देश के प्रत्येक जिले के अंदर ये एग्जाम होगा और
देश के जितने जिले, सब जिलों में एग्जाम होगा। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पूरे देश में 1000 से भी अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो दोस्तों इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि प्रत्येक जिले के अंदर परीक्षा केंद्र होने से विद्यार्थियों को आने जाने के समय में बचत होगी। दूसरी बात है, अलग अलग जो भी वैकेंसी है उनके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, एक ही बार फॉर्म भर दिया जाएगा और इससे धन की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। दूसरी बात है कि जो भी प्रतियोगी तैयारी कर रहा है वो अगर अपने स्कोर से एक बार संतुष्ट नहीं है तो दूसरी बार वो अच्छा तैयारी करके अच्छा स्कोर ला सकता है और इस प्रकार वो अच्छा से अच्छा उसका परिणाम माना जाएगा। मान लो किसी विद्यार्थी ने एक बार 80% लेके आ गया, फिर उसके बाद वो 75 लेके आता है, तो उसका जो सबसे हाईएस्ट वाला स्कोर है वही उसका स्कोर माना जाएगा। तो ये इसका अच्छा फायदा भी मिलेगा इस एग्जाम की तरह। अभी तो केवल केंद्र ये स्तर पर जो भी एग्जाम है उनको लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इसमें अन्य जो भी एग्जाम है वो भी शामिल किए जाएंगे और आगे ये जो स्कोर है वो ये राज्य सरकारों को भी साझा करेगा केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र शासित प्रदेशों को और जो अर्ध सरकारी निकाय है उनको और प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनमें भी ये सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका हमें फायदा मिलेगा। अब हम एक बार वापस देखते हैं कि ये क्या है, एक देश एक परीक्षा के द्वारा एनआरसी का गठन किया गया। तो इसमें प्रमुख रूप से दो बातें हैं। एक तो यह है कि ये एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस तीनों के लिए एक ही एग्जाम किया जाएगा, एक ही सिलेबस होगा। और अब जैसे सिलेबस है वो इस प्रकार हो सकता है दोस्तों कि जैसे 50% आपके 50 अंक वो मैथ्स के हो जाएंगे, 50 अंक वो इंग्लिश के हो जाएंगे, 50 रीजनिंग के और 50 है वो हिंदी और इंग्लिश के हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसमें सभी को शामिल किया जाएगा क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इस कारण से ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए होगा। अगर मान लो कुछ ऐसी वैकेंसियां होती है, कुछ ऐसी सरकारी एजेंसियां जो ये कह रही है कि हम केवल इसी की तहत प्रतियोगिता का जो अधिकतम अंक है उसके आधार पर चयन कर लेंगे, जबकि कुछ ऐसी इकाइयां हैं जैसे एसएससी मेन होता है या आईपीएस में बैंक पीओ वो एग्जाम होते हैं, तो उन एग्जाम के लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए जो मेन एग्जाम होगा वो ही संस्थाएं लेगी। यानी आईबीपीएस वो अपना मेन एग्जाम आईबीपीएस ही लेगी और एसएससी वो अपना मेन एग्जाम एसएससी ही लेगी। लेकिन प्रारंभिक जो एग्जाम है वो तीनों के लिए कॉमन कर दिया गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो पहले वाली जो संस्था है वो यथावत बनी रहेगी। और दूसरी बात है इन तीनों के अंदर यानी एनआरसी के अंदर किस किस को शामिल किया गया है, तो इसमें रेल मंत्रालय के कर्मचारी होंगे, वित्त मंत्रालय के होंगे, दूसरी बात है एसएससी के, आईबीपीएस के और आरआरबी के कर्मचारी इसमें शामिल किए जाएंगे और वो इसकी जो टेस्ट है वो करवाएंगे, सिलेबस तय करेंगे, इसका परिणाम तय करेंगे। अब इसके फायदे क्या होंगे? विद्यार्थियों को प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होने के कारण उसी जिले में वो परीक्षा दे सकेंगे। अपने आसपास वाले क्षेत्रों में महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा क्योंकि उनको आने जाने में ज्यादा परेशानी होती है, तो उनको भी इसमें फायदा मिलेगा। और जो गरीब तबके के जो स्टूडेंट है उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। उसका कारण ये है कि उनको एक ही बार एग्जाम फीस जमा करानी होगी और बार बार सभी अलग अलग जो भी भर्तियां आएंगी उनके लिए बार बार उसे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये उसको फायदा मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो अलग कोई भी वैकेंसी आती है उनके बारे में, जैसे दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, तो उन सब के बारे में हम अलग से और पढ़ेंगे।